हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है प्राकृतिक आपदाएं यानी नेचुरल डिज़ास्टर्स। सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं यानी नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है। वे प्राकृतिक घटनाएं जो प्राणी जगत के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसमें धन जन की हानि, चोट लगना तथा सामाजिक और आर्थिक जीवन में बाधा पड़ना आदि दुर्घटनाएं शामिल हैं। प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं। पहला भूकंप, दूसरा ज्वालामुखी विस्फोट, तीसरा भूस्खलन और हिमस्खलन, चौथा चक्रवात, पांचवा सूखा, छठा बाढ़, सातवां बिजली गिरना, तड़ित विस्फोट। पहला है भूकंप यानी अर्थक्वेक। क्या होता है? भूप्रकृति के अचानक कंपन या दोलन को कंपन कहते हैं। भूप्रकृति के अचानक विस्थापन से पृथ्वी के आंतरिक भागों में संचित ऊर्जा मुक्त हो जाती है। इससे कंपन या तरंगें उत्पन्न होती हैं जो केंद्र से विभिन्न दिशाओं में चलती हैं। उस केंद्र को जहाँ से भूकंपीय तरंगें पैदा होती हैं भूकंपीय उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह का बिंदु अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र के निकट झटकों की तीव्रता सबसे अधिक होती है तथा अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर घटती जाती है। कम तीव्रता वाले भूकंप तो प्रतिदिन आते हैं। अत्यधिक विनाशकारी भूकंप प्रायः कम ही आते हैं। भूकंपीय तरंगों को भूकंप मापी यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप से सुरक्षा के उपाय। पहला, अधिक खतरे वाले क्षेत्रों में भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है, अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। तीसरा पॉइंट है, ऐसे क्षेत्रों में नए बनने वाले मकानों के नक्शे बनाने में भवन निर्माण के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, सभी भवनों व इमारतों में अग्निशमन उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए क्योंकि भूकंप आने पर आग लगने की संभावना होती है। नोट में लिखा है, अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने का परिमाण 7 से अधिक होता है। अगला पॉइंट है ज्वालामुखी विस्फोट यानी वॉल्केनिक इरप्शन। भूप्रकृति की प्लेटों के खिसकने से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। पिघली हुई चट्टानें पृथ्वी गर्भ से ऊपर की ओर उठती हैं। ऐसी पिघली चट्टानों को मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी की सतह के जिस छिद्र से मैग्मा ऊपर पहुंचता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं और बाहर निकलने वाले मैग्मा को लावा कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में लावा, चट्टानों के टुकड़े, राख और गैसें शामिल होती हैं। ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी निम्न प्रकार की होती है। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। इस क्षेत्र को अग्निवलय कहते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इटली, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया जैसे लगभग 15 देशों में फैले हैं। दूसरा, सुसुप्त ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी लंबे समय तक उद्भेदित नहीं होते हैं परंतु भविष्य में कभी भी हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट रेनियर एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। तीसरा, मृत ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जो सक्रिय थे परंतु उनके सक्रिय होने की अब कोई संभावना नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में डेविल्स टावर एक मृत ज्वालामुखी है। भूस्खलन और हिमस्खलन लैंडस्लाइड क्या होते हैं? पृथ्वी के धरातल अधिकांश भाग अस्थिर है अर्थात सतह नीचे की ओर खिसक सकती है। पृथ्वी की सतह अर्थात मृदा या शैल पदार्थों के ढालों पर नीचे खिसकने को भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। भूस्खलन की गति और भी बढ़ सकती है जब गतिशील सतह के नीचे एक गड्ढा बन जाता है। परिणाम स्वरूप धरातल और गतिशील सतह के बीच कोई घर्षण नहीं रहता। गतिशील सतह के साथ मिश्रित बर्फ पर्वतीय ढलानों से नीचे की ओर गिरते हैं और हिमस्खलन कहलाते हैं। भूस्खलन और हिमस्खलन दोनों ही पर्वतीय ढलानों से नीचे की ओर खिसकते हैं। पर्वतीय ढालों पर वनों की कटाई तथा अन्य मानवीय क्रियाकलापों से भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि होती है। पर्वतीय ढालों पर वनों की कटाई पर नियंत्रण के द्वारा भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी घटनाओं को कम किया जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है चक्रवात यानी साइक्लोन्स। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों में वृद्धि के कारण विश्व भर में तापमान बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए तापमान के कारण ही महासागरों में प्रचंड तूफान आते हैं और सामान्यतया पश्चिम की ओर चलते हैं। ये तूफान ही चक्रवात कहलाते हैं। चक्रवात के मध्य में निम्न दाब और आसपास उच्च दाब होता है। पवनें निम्न दाब वाले केंद्र की ओर चलती हैं और भंवर बनती हैं। चक्रवातों में वायु की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो सकती है। विश्व के विभिन्न भागों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर अमेरिका में इन्हें हरिकेन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में टाइफून कहते हैं। हमारे देश में चक्रवात मध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आते हैं। विश्व के अन्य भागों की अपेक्षा इस प्रदेश में चक्रवातों की बारंबारता अधिक है। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षाकृत अधिक चक्रवात आते हैं। ये चक्रवात अक्टूबर और नवंबर के महीने में अधिक आते हैं। चक्रवात से सुरक्षा के उपाय। रेमेडीज ऑफ साइक्लोन। पहला है मौसम संबंधी भविष्यवाणियों के प्रति सचेत रहें। दूसरा, चक्रवातीय ऋतु अर्थात अक्टूबर और नवंबर माह में निचले क्षेत्रों से हटकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद नहीं जाना चाहिए। अगला पॉइंट है सूखा यानी ड्रॉट क्या होता है। किसी प्रदेश में औसत वर्षा के न होने तथा असाधारण रूप से लंबी अवधि तक चलने वाले शुष्क मौसम के दौर को सूखा कहा जाता है। सूखा शुष्क जलवायु से भिन्न होता है। शुष्क जलवायु में किसी क्षेत्र में ऋतु विशेष में सूखा रहता है। सूखा शुष्क जलवायु की तुलना में अधिक लंबी अवधि तक रहता है। सूखा जलवायु और मानवीय क्रियाकलापों का ही संयुक्त परिणाम है। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय वनों का विनाश ही सूखे का मुख्य कारण है। हमारे देश में सूखा एक स्थायी समस्या है। यह मुख्यतया वर्षा के असमान वितरण के कारण होता है। यदि मानसून वर्षा सामान्य से कम होती है तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि के कुछ भागों को सूखे का सामना करना पड़ता है। सूखे से निपटने के उपाय। रेमेडीज ऑफ ड्रॉट। पहला है जल संसाधनों का संरक्षण। दूसरा है जल संग्रह के लिए छोटे छोटे बांध बनाना। तीसरा पॉइंट है वृक्षारोपण। सूखारोधी फसलें करने के लिए लोगों की जागरूकता करना। चौथा पॉइंट है वर्षा के पानी को एकत्र करके उसका कृषि में उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक करना। अगला है पॉइंट हमारे पास में अगला टॉपिक है बाढ़ यानी फ्लड। किसी नदी में औसत जल प्रवाह से अधिक जल के प्रवाह को बाढ़ कहते हैं। नदी के जल का चारों ओर फैलकर आसपास के क्षेत्रों में भर जाना ही बाढ़ कहलाता है। बाढ़ आने का प्रमुख कारण मानव के अनुचित क्रियाकलाप हैं। बाढ़ आने के कुछ प्रमुख कारण। कॉजेज ऑफ फ्लड। पहला है बर्फ और हिम का अधिक मात्रा में पिघलना। दूसरा, बांधों का टूटना। तीसरा, भूस्खलन तथा हिमस्खलन। चौथा, लंबी अवधि तक होने वाली वर्षा। और पांचवा, वनों की कटाई तथा चराई क्षेत्र। हमारे देश में बाढ़ प्रायः मानसून के बाद आती है। बाढ़ से बड़े क्षेत्र की फसलों को नुकसान होने के साथ साथ अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने की संभावना पैदा हो जाती है। बाढ़ से बचाव के उपाय। रेमेडीज ऑफ फ्लड। पहला, वनों की कटाई पर रोक तथा वृक्षारोपण। दूसरा, तटबंध का निर्माण करके। तीसरा, मौसम विभाग के द्वारा दी गई चेतावनी और सलाह पर ध्यान देना। चौथा, पशुओं, चल संपत्ति और वाहनों को सुरक्षित स्थान तक पर पहुंचाना। अगला पॉइंट है बिजली गिरना या त्वरित विस्फोट। लाइटनिंग। वर्षा ऋतु में बादलों में आवेश के एकत्रित होने से त्वरित पैदा होती है। वास्तव में जब बादलों में आवेश एकत्रित होता है तो बादल के ऊपरी किनारों के निकट धनावेश संचित हो जाता है और बादल के निचले किनारों पर ऋणावेश संचित हो जाता है। धरती के निकट ही धनावेश संचित हो जाता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु, जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणावेश और धनावेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियाँ तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को विद्युत विस्फोट विसर्जन कहते हैं। इसे ही हम त्वरित विस्फोट या बिजली गिरना कहते हैं।
नोट में लिखा गया है, तड़ित चालक यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। भवन निर्माण के समय भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ भवन में लगा दी जाती है, जिसका एक सिरा वायु में खुला रहता है और दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई में रखी धातु की प्लेट से जोड़ देते हैं। यह धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए सरल माध्यम प्रदान करती है। तड़ित से बचाव के उपाय। रेमेडीज ऑफ लाइटिंग। पहला है, भवन निर्माण के समय तड़ित चालक अवश्य लगाना चाहिए। दूसरा, तड़ित के समय खुले स्थान को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। तीसरा, गरज सुनने के बाद वृक्ष या खुले स्थानों से बचना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रबंधन यानी प्री डिजास्टरल मैनेजमेंट। तो इसमें क्या प्रबंधन कर सकते हैं? भूकंप, बाढ़, समुद्री तूफान या पहाड़ों पर भूस्खलन के समय प्रशासन व नागरिकों को अतिरिक्त रूप से क्रियाशील एवं जागरूक होना चाहिए। इस समय प्रबंधन के साधनों का उचित प्रयोग होना चाहिए। जैसे पहला है सूचना तंत्र। आपदा काल में समस्त प्रबंधन विकसित, सुदृढ़ व आधुनिक तकनीकी पर आधारित सूचना तंत्र पर आधारित होता है, क्योंकि समस्त विश्व के किसी भी कोने से विशेषज्ञ व सहायक आमंत्रित की जा सकती है। सौभाग्य से भारत का सूचना तंत्र आधुनिक समय में अधिक विकसित हुआ है और सूचना तकनीकी की ओर भारत सरकार व निजी संस्थानों का ध्यान आकर्षित हुआ है। दूसरा है चिकित्सा सुविधा। आपदा काल में चिकित्सकीय उपकरण तथा संबंधित प्रबंध यदि उच्च कोटि का हो तो जानें बचाई जा सकती हैं। इस समय चिकित्सकों की टीमें अपने मनोयोग से आपदा स्थलों पर सेवा कार्य करना प्रारंभ कर दें तो बहुमूल्य जीवन बचाए जा सकते हैं। तीसरा, यातायात के साधन तथा वितरण व्यवस्था। आपातकाल में यातायात के प्रत्येक साधन का बड़ा महत्व है। वायुयान से लेकर बैलगाड़ी तक सभी साधन यथा योग्य भूमिका निर्वाह कर सकते हैं। सहायता सामग्री की ढुलाई, पीड़ितों की यात्रा, जल भोजन की आपूर्ति यातायात के साधनों के बिना संभव नहीं है। चौथा है भोजन व्यवस्था। आपदा के समय में ग्राम व नगर प्रशासन और आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा पीड़ितों को भरोसा दिलासा देते हुए अविलंब भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। प्राथमिक रूप से सूखे भोजन मसलन भुने हुए चने, गेहूँ, मक्का व सत्तू आपदा की सताई जनता तक पहुँचाने चाहिए। तदुपरांत उचित भोजन की व्यवस्था हो। प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्स्थापन संबंधी प्रबंधन। पोस्ट डिजास्टरल मैनेजमेंट। आपदा के बाद गृह विहीन जनसंख्या तथा महामारियों की आशंका के बीच प्रबंधन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे पहला है चिकित्सा प्रबंधन। आपदा के कारण प्रभावित स्थानों पर महामारी फैलने की आशंका रहती है, इसीलिए जल निकासी, DDT का छिड़काव, कीटनाशक रसायनों का छिड़काव आदि अनिवार्य हो जाता है। लोगों में हैजा, डिप्थीरिया, अतिसार, मलेरिया व टाइफाइड आदि महामारियों को रोकने संबंधी टीके लगाने होते हैं। गहन चिकित्सा, शल्य चिकित्सा व अंग प्रत्यारोपण का उचित प्रबंध होना चाहिए। कुपोषण से बचने के लिए विटामिन्स, लौह तत्व व अन्य आवश्यक धातु तत्वों की परिपूर्ण टॉनिक, हरी सब्जी व फल आदि का वितरण प्रभावित व्यक्तियों को होना चाहिए। दूसरा है नव आवास निर्माण। आपदा के पश्चात ग्राम व नगर विकास अति आधुनिक तकनीकी पर आधारित होना चाहिए। सही भूकंप रोधी व अग्निरोधी भवन बनाने चाहिए। उद्यानों, पार्कों, वाहन स्थलों, स्कूल, डाकघर व टेलीफोन एक्सचेंज आदि उचित स्थान पर स्थापित होने चाहिए। सड़कों के किनारे फूल व कड़ी लकड़ी वाले पेड़ अधिक मात्रा में रोपे जाने चाहिए। तीसरा है कारखानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण। कल कारखानों व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पुनर्निर्माण का मौका मिलता है। देश, काल व पात्रानुसार व्यवस्था का प्रबंध प्रभावित क्षेत्र के विकास में मुख्य आधार स्तंभ का कार्य करते हैं।
समुद्र तटीय क्षेत्र में समुद्री जीव व वनस्पतियों के से संबंधित व्यवसाय लाभप्रद तथा जनहित में होते हैं। इसी प्रकार पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान, दलदली व बाढ़ से त्रस्त क्षेत्रों में ऐसे कल कारखानों व व्यवसाय प्रोत्साहित करने चाहिए कि क्षेत्रीय जनता को भरपूर रोजगार मिले तथा कच्चा माल आसपास ही प्राप्त होता रहे और बने माल की खपत दूर व पास सभी जगह हो सके। इस प्रकार के प्रबंधन से स्थानीय जनता पलायन नहीं करती है। अब हमारे पास में कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों में से हिमस्खलन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, हिम तीव्र ढाल के साथ नीचे खिसक कर आती है। 2, हिम से ढके पर्वतीय क्षेत्रों में घटित होते हैं। तीसरा है, प्रायः वर्षा ऋतु में ही घटित होते हैं। चौथा है, पर्वतीय ढालों पर वनों की कटाई के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, प्रायः वर्षा ऋतु में ही घटित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में चक्रवातों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हरिकेन, ऑप्शन 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन 3 टाइफून, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, टाइफून। दक्षिण पूर्वी एशिया में चक्रवात को टाइफून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, भारत के अंडमान द्वीप समूह का बैरन द्वीप किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ऑप्शन 1 सक्रिय ज्वालामुखी, ऑप्शन 2 प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन 3 शांत ज्वालामुखी, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 1 करेक्ट है, सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन 4 कहता है, वर्षा ऋतु में आकाश से गिरने वाली बिजली से बचने के लिए तड़ित चालक का प्रयोग करते हैं। तड़ित चालक धातुओं के बने होते हैं क्योंकि ऑप्शन 1 धातुओं में चमक होती है, ऑप्शन 2 धातुएं कठोर होती हैं, ऑप्शन 3 धातुएं सुचालक होती हैं, ऑप्शन 4 धातुओं से बनी तड़ित चालक जल्दी खराब नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, धातुएं जो है वो सुचालक होती हैं। क्वेश्चन 5 में आते हैं, भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन 1 ज्वालामुखी का फटना, ऑप्शन 2 नाभिकीय विस्फोट के कारण, ऑप्शन 3 पृथ्वी के प्लेटों की गति के कारण, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ज्वालामुखी फटना, नाभिकीय विस्फोट और पृथ्वी के प्लेटों की गति के कारण भूकंप आते हैं। क्वेश्चन 6 में आते हैं, विनाशकारी भूकंप का रिक्टर पैमाना पर परिमाण कितना होता है? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 7 से अधिक। तो ऑप्शन 4 करेक्ट सही है हमारा, 7 से अधिक होता है। क्वेश्चन 7 में आते हैं, समुद्र तट पर उठने वाले चक्रवातों का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन 1 भूपपट्टी की परतों का हिलना, ऑप्शन 2 तापमान में निरंतर वृद्धि, ऑप्शन 3 भूकंपों का आना, ऑप्शन 4 ज्वालामुखी का फटना। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, तापमान में निरंतर वृद्धि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्टर पैमाना क्या है? पहला क्यों यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है भूकंप की गति मापता है, ऑप्शन 2 भूकंप द्वारा मुक्त ऊर्जा को मापता है, ऑप्शन 3 भूकंप आने की संभावना दर्शाता है, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रिक्टर पैमाना भूकंप द्वारा मुक्त ऊर्जा को मापता है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 9 में आते हैं, ज्वालामुखी की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन 1 भूपपट्टी की प्लेटों का खिसकना, ऑप्शन 2 पृथ्वी पर तापमान में होने वाली निरंतर वृद्धि, ऑप्शन 3 स्थलाकृतियों का निर्माण करने वाली विवर्तनिका शक्तियाँ, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, भूपपट्टी की प्लेटों का खिसकना। क्वेश्चन 10 में आते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र है तो कौन सा है भूकंप का अधिकेंद्र? पहला वह केंद्र जहाँ से भूकंपीय तरंगें पैदा होती हैं, दूसरा वह केंद्र जहाँ पर भूकंप की तीव्रता निम्नतम होती है, तीसरा उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह का केंद्र बिंदु, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, वह केंद्र जहाँ से भूकंपीय तरंगें पैदा होती हैं। क्वेश्चन 11 में आते हैं, भूकंप के दौरान धरातल का ऑप्शन 1 ऊर्ध्वाधर विस्थापन होता है, ऑप्शन 2 क्षैतिज विस्थापन होता है, ऑप्शन 3 विकल्प 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, विकल्प 1 व 2 दोनों, यानी ऊर्ध्वाधर विस्थापन भी होता है और क्षैतिज विस्थापन भी होता है।
क्वेश्चन 12th में आते हैं, हमारे देश में सर्वाधिक चक्रवात आते हैं, कहाँ पर आते हैं? ऑप्शन 1 अरब सागर में, ऑप्शन 2 बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन 3 हिंद महासागर में, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है कि सबसे ज़्यादा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आते हैं। क्वेश्चन 13th में आते हैं, चक्रवात किस माह में सर्वाधिक आते हैं? ऑप्शन 1 जनवरी फरवरी, ऑप्शन 2 मई जून, ऑप्शन 3 अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन 4 मार्च अप्रैल। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, अक्टूबर नवंबर में चक्रवात सबसे ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन 14th में आते हैं, भूस्खलन की घटना घटित होती है, कहाँ घटित होती है? ऑप्शन 1 मैदानी भागों में, ऑप्शन 2 पर्वतीय ढलानों पर, ऑप्शन 3 मरुस्थलीय भागों में, ऑप्शन 4 नदी के तटीय मैदानों में। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, पर्वतीय ढलानों पर भूस्खलन की घटना घटित होती है। क्वेश्चन 15th में आते हैं, ज्वालामुखी का विस्फोट होने से पहले अनुमान लग जाता है, क्या अनुमान लगता है? पहला है पृथ्वी की उभरती हुई सतह देखकर, दूसरा भूकंप के हल्के झटके महसूस होने पर, तीसरा गर्म स्रोतों के जल का तापमान बढ़ने से, और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो ज्वालामुखी विस्फोट होने से पहले कैसे अनुमान लगाते हैं? तो ये सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं 1 से 3 तक सभी करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 16 में आते हैं, वर्षा ऋतु में बिजली गिरते समय सबसे अधिक सुरक्षित स्थान कौन सा है? ऑप्शन 1 खुला क्षेत्र, खुला हुआ मैदान, ऑप्शन 2 बड़े वृक्ष के नीचे का स्थान, ऑप्शन 3 कोई भवन, ऑप्शन 4 ऊंचा स्थान। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, कोई भवन। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, किसी क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण है, क्या कारण है? पहला बर्फ क्षेत्र हिम का अधिक मात्रा में पिघलना, दूसरा भूस्खलन, तीसरा विकल्प 1 व 2 दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, बर्फ क्षेत्र हिम का अधिक मात्रा में पिघलना। क्वेश्चन 18 में आते हैं, सूखा क्या है? ऑप्शन 1 किसी क्षेत्र विशेष में वर्षा ऋतु में वर्षा न होना, ऑप्शन 2 पेयजल की कमी, ऑप्शन 3 एक लंबी अवधि तक वर्षा का न होना, ऑप्शन 4 शुष्क जलवायु। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, एक लंबी अवधि तक वर्षा का न होना ही सूखा कहलाता है। क्वेश्चन 19 में आते हैं, सूखा पड़ने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय वनों का विनाश, ऑप्शन 2 मानसून वर्षा का सामान्य से कम होना, ऑप्शन 3 वायु प्रदूषण, ऑप्शन 4 विकल्प 1 व 2 दोनों। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है, 1 व 2 दोनों, यानी सूखा पड़ने का मुख्य कारण है उष्णकटिबंधीय वनों का विनाश और मानसूनी वर्षा का सामान्य से कम होना। क्वेश्चन 20 में आते हैं, अधिकांश ज्वालामुखी स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन 2 हिमालय की पर्वतमाला पर, ऑप्शन 3 हिंद महासागर के चारों ओर, ऑप्शन 4 प्रशांत महासागर के चारों ओर। तो अधिकांश ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन 21 में आते हैं, वह केंद्र जहाँ भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं? पहला उद्गम केंद्र, दूसरा अधिकेंद्र, तीसरा पृथ्वी का केंद्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, उद्गम केंद्र, वह केंद्र जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।